Hello everyone, this is the second lecture on a structure of atom, and in this video we will discuss Rutherford's atomic model. As you know, in previous video we have discussed discovery of electrons, discovery of proton and J.J. Thomson's atomic model. In previous video I've told you that Thomson's model of atom was not the correct model of atom and Rutherford proved it with his experiment. So let's see what was the Rutherford's experiment. This is the setup of Rutherford's experiment. It has a lead box which consists of some radioactive substance, then a lead slit. The radioactive substance is source for alpha particles. Then the bombardment of alpha particles is done on the thin gold foil, and this gold foil is covered with fluorescent screen. Generally we use zinc sulfide for fluorescence. तो ये हमारा सेटअप है. लेड बॉक्स हमारे पास है. लेड बॉक्स में होगा रेडियोएक्टिव सब्सटेंस. तो आपको पता है कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रेडिएशन एमिट करता है एंड देयर आर थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन. वन इज अल्फा पार्टिकल, अनदर इज बीटा पार्टिकल और तीसरा है गामा रेज. द थर्ड वन इज गामा रेज. सो दीज थ्री आर द रेडिएशन विच इज एमिटेड फ्रॉम द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस. तो जरा देख लेते हैं व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स, व्हाट आर बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज. तो अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. दे हैव पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू द हीलियम एंड द मास इक्वल टू द हीलियम न्यूक्लियस. तो जो इसका पॉजिटिव चार्ज होता है वो हीलियम के न्यूक्लियस के जितना होता है और इसका मास भी हीलियम के न्यूक्लियस के जितना होता है. सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम. ध्यान रखिए, तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज हीलियम के न्यूक्लियस के जैसे ही होती हैं. तो आप अल्फा पार्टिकल को कंसिडर कर सकते हो कि ये क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस है. मींस अगर आप हीलियम के एटम से दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दो, क्योंकि हीलियम के एटम में दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर आप हीलियम के एटम से दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दो तो वो बनेगा हीलियम न्यूक्लियस, वो रहेगा हीलियम न्यूक्लियस. और हीलियम के न्यूक्लियस की जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं वैसे ही अल्फा पार्टिकल की भी होती हैं. द सेकंड इज बीटा पार्टिकल. So beta particle has negative charge which is equal to the charge of electron and the mass of beta particle is also equal to the mass of electron. So इसीलिए इस बीटा पार्टिकल को हम इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट कंसिडर कर सकते हैं. बीटा पार्टिकल इज सेम एज इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के ही जैसा ये बीटा पार्टिकल होता है. और ये सब कहाँ से आता है, ये न्यूक्लियर रेडिएशन होता है. किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो न्यूक्लियस होता है वहां से ये रेडिएशन एमिट करता है. गामा रेज, दिस इज जस्ट एनर्जी. ये एनर्जी होती है जो रेज की फॉर्म में एमिट होती है किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से. सो दिस इज जस्ट रेडिएशन और दिस इज जस्ट एनर्जी. इट डज नॉट कंसिस्ट एनी पार्टिकल. तो गामा रेज में कोई भी पार्टिकल्स नहीं होंगे, ये जस्ट क्या है, रेज है. तो हमको यहाँ पे तीन तरीके के रेडिएशन के बारे में पता चल गया. वी आर टॉकिंग अबाउट द अल्फा पार्टिकल्स. अल्फा पार्टिकल्स आर वेरी हैवी एज कंपेयर टू बीटा पार्टिकल्स, क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन ही जो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा हैवी होता है. फिर अल्फा पार्टिकल्स में तो दो प्रोटॉन्स होते हैं और दो न्यूट्रॉन्स भी होते हैं. तो बीटा पार्टिकल्स से काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है अल्फा पार्टिकल्स. तो अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट करते हैं हम कहाँ पे, इस थिन गोल्ड फॉइल पे. तो हम लेड बॉक्स क्यों यूज़ करते हैं, लेड बॉक्स हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है. जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जो रेडिएशन निकलता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. तो इससे बचने के लिए हम यूज़ करते हैं लेड बॉक्स. अदरवाइज अगर इन जनरल जो सब्सटेंसेस होते हैं उनसे जो ये रेडिएशन होता है वो इजीली पास हो जाता है. तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम लेड बॉक्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. अब यहाँ पे एक लेड स्लिट यूज़ होती है टू डायरेक्ट दीज अल्फा पार्टिकल्स. तो अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से निकलते हैं, इस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से. तो ये अल्फा पार्टिकल्स किसी फिक्स डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम चाहते हैं उस डायरेक्शन में जाएं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लेड स्लिट. नाउ व्हेन दीज अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक ऑन दिस गोल्ड फॉइल, जब ये अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल में स्ट्राइक करते हैं तो उसके बाद मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जस्ट क्रॉस द गोल्ड फॉइल.
मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर देते। तो आपको यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशन ध्यान में रखने, 3 ऑब्जर्वेशंस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 ऑब्जर्वेशंस वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन विच वर मेड बाय रदरफोर्ड। तो पहले 3 ऑब्जर्वेशन समझ लेते हैं। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना डिफ्लेक्ट हुए मैक्सिमम गोल्ड फॉइल मोर देन 99% से भी ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स क्या कर लेते हैं, इस गोल्ड फॉइल को क्रॉस करते हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के। अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे होते हैं विच आर डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल, जो किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं। एंड अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, दैट इज 1 आउट ऑफ 20,000 अराउंड, ये रेशियो है 1 to 20,000, मीन्स 20,000 लगभग अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा हो जाता है जो डिफ्लेक्ट होके वापस चला जाता है, विच इज डिफ्लेक्टेड बैक। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये 3 ऑब्जर्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं मोर देन 99% वो सीधे गोल्ड फॉइल को क्रॉस करते हैं, जैसे सामने कुछ है ही नहीं। देन अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि 99% से ज़्यादा तो क्रॉस कर ले, कुछ ऐसे होते हैं जो क्रॉस तो करते हैं लेकिन वो डिफ्लेक्ट होते हैं विद अ स्मॉल एंगल, बहुत छोटे एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और बहुत ही कम, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, 1 आउट ऑफ 20,000, इतना कम रेशियो है, वो अल्फा पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो टकरा के वापस डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ 3 ऑब्जर्वेशंस, इन 3 ऑब्जर्वेशन से हमको क्या पता चलता है? द फर्स्ट इज द मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन एन एटम इज एम्प्टी। तो क्योंकि यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो जस्ट क्रॉस कर रहे हैं गोल्ड फॉइल को बिना किसी रुकावट के, तो इससे क्या प्रूव होता है? इसका मतलब जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनको रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल ही नहीं मिला जो उनको रोक सके। लेकिन यहाँ पे तो पूरी की पूरी गोल्ड फॉइल है, तो गोल्ड फॉइल क्यों नहीं रोक पाई इन अल्फा पार्टिकल्स को? ये अल्फा पार्टिकल्स सीधे सीधे कैसे निकल गए? इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि अल्फा पार्टिकल्स को कोई रेजिस्टेंस ही नहीं मिला, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं मिला। इसका मतलब एटम्स जो होते हैं, जो गोल्ड फॉइल में जितने भी गोल्ड के एटम्स होंगे उनमें मोस्टली जो स्पेस है, ज्यादातर जो स्पेस है वो क्या है? खाली है। तो द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन एन एटम इज एम्प्टी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। द सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि जो मोस्टली स्पेस होता है, इट इज मोर देन 99.9% स्पेस जो होता है वो खाली होता है। तो फिर एटम का मास कहाँ होता है? सो इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय सेकेंड एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन, बिकॉज सम पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल एंड सम पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बैक। कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट होके वापस चले जाते हैं और कुछ एक स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं। इट मीन्स द मोस्ट ऑफ द मास, और यू कैन से ऑलमोस्ट होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस विद ऑल ऑफ इट्स पॉजिटिव चार्ज। तो किसी भी एटम में, मतलब अगर कोई बहुत बड़ा एटम है तो बहुत छोटे से स्पेस में उसका पूरा मास, लगभग पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है, और इस पूरे मास के साथ साथ उसका पूरा का पूरा पॉजिटिव इस छोटे से स्पेस में कंसंट्रेटेड होता है। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि बाकी का तो पूरा एटम ऑलमोस्ट खाली है, तो पूरा का पूरा मास एक ही जगह पे इसका मतलब कंसंट्रेटेड होगा, और उस जगह जहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा वो बहुत ही स्मॉल स्पेस होगा, एंड दिस स्मॉल स्पेस वाज नेम्ड न्यूक्लियस। तो इस छोटे से स्पेस को नाम दिया गया न्यूक्लियस। सो दिस वाज द कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस। अब इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से जो जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था वो क्या था कि एटम एक सॉलिड स्फीयर है। तो अगर एक एटम एक सॉलिड स्फीयर होता तो अल्फा पार्टिकल्स उसको क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास एक पूरी की पूरी गोल्ड फॉइल है, तो अल्फा पार्टिकल उसको क्रॉस नहीं कर पाते, अल्फा पार्टिकल उससे इजीली पास नहीं हो जाते, क्योंकि वो पूरी सॉलिड बॉडी होती है, उससे टकरा के वापस चले जाते, तो वो क्रॉस कर ही नहीं पाते। तो इसका मतलब जो जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है वो तो फेल हो गया। कैसे हमने प्रूव किया? विद द हेल्प ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या है? तो रदरफोर्ड ने काफी आइडिया हमको दे दिया न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। रदरफोर्ड ने हमको न्यूक्लियस के बारे में बताया। नाउ
क्योंकि हमारे पास एक न्यूक्लियस है, हमको ये पता है कि एक जो एटम होता है उसके पास एक न्यूक्लियस होता है जहाँ पे उसका लगभग पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है और साथ में पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन साथ ही आपको ये भी पता है कि एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो फिर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो सबसे पहले हमने डिस्कवर किए थे वो कहाँ हैं? तो रदरफोर्ड ने बताया कि दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस सो दैट एटम कैन बी न्यूट्रलाइज। जो एटम होता है उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, जो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस का उसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? दे आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। लेकिन फिर से क्वेश्चन हमारे पास यही आता है कि क्या ये एटॉमिक मॉडल सही है? अब हम ये सोच सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। तो रदरफोर्ड ने हमको इसका एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया कि जैसे प्लैनेट्स किसी भी स्टार के अराउंड रिवॉल्व होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। तो आपको पता है फॉर एनी सर्कुलर मोशन, किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए देयर आर टू फोर्सेज विच आर कंपल्सरी। दो रिस्पॉन्सिबल फोर्सेज होते हैं, वन टूवर्ड्स द सेंटर एंड वन इज अवे फ्रॉम द सेंटर। एक फोर्स सेंटर की तरफ लगता है और एक अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। तो जैसे कि अर्थ और सन का जो रिलेशन है, मीन्स अर्थ का जो रोटेशन है अराउंड द सन, तो सन अट्रैक्ट द अर्थ टूवर्ड्स इटसेल्फ। यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ हो गई, तो अर्थ इज अट्रैक्टेड बाय द सन। सन अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, क्यों? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। बट अर्थ इज मूविंग, सो ड्यू टू इट्स ओन मोमेंटम, अपने ही मोमेंटम की वजह से जो अर्थ होगी इट विल ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम द सन। ये तो सीधे सीधे मूव करने की कोशिश करेगी, बट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन इट कैन नॉट गो अवे फ्रॉम द सन। इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सन से दूर नहीं जा सकती है। तो क्या होगा? ना ये बाहर जाएगी ना ये सन की तरफ आएगी। बाहर क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि सन इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अंदर क्यों नहीं आ पाएगी? क्योंकि अर्थ का खुद का भी एक मोमेंटम है, तो अर्थ तो खुद चाहती है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे, तो इस वजह से वो क्या सन के अराउंड मूव करती है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम है, जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है तो यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिवली चार्ज, तो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव नहीं कर पाएंगे किसी भी न्यूक्लियस से दूर, और इलेक्ट्रॉन्स का खुद का मोमेंटम भी होगा तो वो इसके क्लोज भी नहीं आते हैं। बट देयर वॉज अ ह्यूज ड्रॉबैक। इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है किसी भी सर्कुलर मोशन में, जब भी आप सर्कुलर मोशन में होते हो तो यहाँ पर क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि कभी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि अगर वो सर्कुलर मोशन में है तो चार्ज पार्टिकल कैसा होगा? एक्सेलरेटेड ही होगा, उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो किसी भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से रेडिएशन एमिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है और ये सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो इसमें क्या होगा? इसमें भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा जो ये एमिट करेगा। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा, इसकी वजह से इसकी एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, और एनर्जी कम होती जाएगी तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होगा ये न्यूक्लियस के क्लोज आता रहेगा, क्योंकि एनर्जी इसकी कम हो रही है, और एक टाइम ऐसे आएगा ये न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। बट ऐसा एक्चुअल में तो होता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे एटम की स्टेबिलिटी पे ही सवाल उठ जाता है कि एटम स्टेबल कैसे हो सकता है, क्योंकि तब तक तो एटम ही खत्म हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टकराए एटम की एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी। और एटम हमको पता है, क्योंकि हम सब एटम से ही बने हैं, तो एटम हमको पता है कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, अदरवाइज कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो फिर एटम इतना स्टेबल क्यों होता है, ये रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो दिस वॉज अ ह्यूज ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स की वजह से हमको अब एक नए एटॉमिक मॉडल की ज़रूरत पड़ी,
जो कि है बोर्स एटॉमिक मॉडल। उससे पहले हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में समझ लेते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन विच वॉज डन बाय जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, और वो डिस्कवरी कैसे हुई? बाय bombardment of alpha particles on beryllium foil. You know that beryllium has atomic number 4, mass number 9, and alpha particle is similar to helium nucleus, so it will have atomic number 2 and mass number 4. It forms a new particle along with carbon, so it forms carbon 12 plus a new particle which has no charge. तो एक नया पार्टिकल यहाँ पे हमको मिला, हमने नया पार्टिकल ऑब्टेन किया, विच वॉज नेम्ड एज न्यूट्रॉन। इसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, देन द न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे पता चलता है हमको? जस्ट कीप द पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड से उस पार्टिकल को पास करोगे, इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है और ना ही वो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है, तो हमको पता चलता है कि ये पार्टिकल क्या है, ये पार्टिकल न्यूट्रल है। देन द सेकेंड थिंग इज इट्स मास इज स्लाइटली ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोटॉन, सो दैट इज अबाउट मास ऑफ neutron is about 1.67 into 10 raised power minus 24 gram, or you can say 1.67 into 10 raised power minus 27 kg. So this was the mass of neutron, which is almost equal to the mass of proton. थोड़ा सा ज़्यादा होता है, but it is almost equal. So this is the mass of neutron. One more property of neutrons is that neutrons are unable to ionize the gases. Neutrons gases को ionize नहीं कर सकते, जैसे कि electrons gases को ionize कर सकते हैं, but neutrons are not able to ionize the gases. तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रॉन्स गैसेस को आयोनाइज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इनको डिटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि हमको क्या ज़रूरत पड़ी न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने की। हमको कैसे पता चला कि एक कोई ऐसा पार्टिकल भी होगा किसी भी एटम में? तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? प्रॉब्लम होती है द मास ऑफ एटम, क्योंकि एटम का जो मास होता है, न्यूट्रॉन से पहले हम केवल दो ही पार्टिकल्स के बारे में जानते थे, वन इज इलेक्ट्रॉन एंड अदर इज प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, देयर वर ओनली टू पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, दो ही तरीके के पार्टिकल्स हैं। Now the mass of electrons is almost negligible as compared to mass of protons. तो जो इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है वो प्रोटॉन्स के मास के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। इसका मतलब जो एटम का पूरा मास होगा वो किसकी वजह से होगा? दैट इज ड्यू टू द मास ऑफ प्रोटॉन्स। बट अगर आप मास देखोगे किसी भी एटम का एक्सेप्ट दैट ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज वेरी लार्ज, कम से कम डबल या डबल से ज़्यादा हो जाता है द मास ऑफ टोटल प्रोटॉन्स के। जो टोटल प्रोटॉन्स किसी भी एटम में होंगे, मान लेते हैं अगर हम बात कर रहे हैं किसी एलिमेंट के, जैसे सोडियम है, सोडियम में 11 प्रोटॉन्स होंगे। अगर हम उस 11 प्रोटॉन्स का मास देखोगे तो सोडियम एटम का मास उस 11 प्रोटॉन्स के मास के डबल से भी ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पे प्रोटॉन ही प्रोटॉन नहीं है, कोई और भी चीज़ है। इस तरीके से हमको न्यूट्रॉन्स मतलब कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल्स जो कि एटम में प्रेजेंट थे लेकिन उसके बारे में हमको पता नहीं थे, उनकी डिस्कवरी करने की जरूरत पड़ी और हमको पता चला कि कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं जिनका नाम है न्यूट्रॉन्स। तो इस तरीके से हमने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की बाय बॉम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये हीलियम न्यूक्लियस है ऑन थिन बेरिलियम शीट एंड यू विल ऑब्टेन कार्बन विद न्यूट्रॉन। नाउ वी विल डिस्कस सम terms related to the atom. The first is atomic number. You already know what is the meaning of atomic number. That is number of electrons or number of protons present in an atom. तो ध्यान रखिए एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स या जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों ही इक्वल होते हैं। द नेक्स्ट इज मास नंबर। सो व्हाट इज द मास नंबर? मास नंबर इज द सम ऑफ number of protons
and neutrons in the nucleus of an atom. तो आपको ध्यान में रखना है, तो आप बोल सकते हो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों कहाँ होते हैं? दोनों होते हैं विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जितने भी होंगे. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स कंबाइन. तो आप कह सकते हो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, क्योंकि ये न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होते हैं. फ्रॉम हेयर यू कैन राइट द रिलेशनशिप बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर. तो यहाँ पे आपको पता है मास नंबर A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन कैन बी रिटर्न एज Z, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है. तो A इक्वल टू Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो यहां से आपको एक फॉर्मूला मिल गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू A माइनस Z. तो ये आपको मिल गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नाउ हाउ द एटम इज रिप्रेजेंटेड. किसी भी एलिमेंट के एक एटम को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? तो ये बहुत इजी है. x रिप्रेजेंट द symbol of that element. Then on the left side at the bottom you will write Z. What is Z? Atomic number. And on the top you will write A, that is mass number. तो अगर इस तरीके से लिखा है किसी भी एलिमेंट को, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग Na1123, तो यहां से आपको क्या क्या पता चला? Na इज द सिंबल. किसका सिंबल है? सोडियम का. 11 इज द एटॉमिक नंबर. 23 इज द मास नंबर. फ्रॉम द atomic number and mass number you can calculate the number of neutrons, that is 23 minus 11. तो number of neutrons भी मिल गए आपको, that is 12. So this is how we represent the atom. For example C612. तो C symbol 6, atomic number 12, mass number. तो इस तरीके से हम atomic numbers को और mass number को किसी भी atom के represent कर सकते हैं. Now the next topic is isotopes. So isotopes are the atoms of same element which have same atomic numbers but different mass numbers. तो isotopes क्या होते हैं? जो किसी भी एलिमेंट के एटम्स होते हैं, सेम एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है. फॉर एग्जांपल H11, H12, H13. So these three are the isotopes of हाइड्रोजन. दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं. सो H11 दिस इज कॉल्ड प्रोटियम. H12 दिस इज कॉल्ड ड्यूटेरियम. H13 दिस इज कॉल्ड ट्राइटियम. उसी तरीके से C612, C614 या N714, N715. तो ये क्या हो गए? आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. तो एटॉमिक नंबर तो इनके सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है. सेम एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट मास नंबर्स, सेम एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट मास नंबर्स. तो दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स. देन द नेक्स्ट इज आइसोबार्स. आइसोबार्स आर अपोजिट टू दैट ऑफ isotopes. Means the atoms of the elements which have same mass numbers but different atomic number. अब क्योंकि atomic number तो different हो गए तो उसकी वजह से जो एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो भी डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होंगे, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स के ही डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स होते हैं. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मास नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा. तो जैसे Ar1840 आर्गन एंड Ca2040. सो यू कैन सी सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. यहाँ पे एटम्स जो होंगे वो अलग अलग एलिमेंट्स के होंगे, ध्यान रखिए. द नेक्स्ट इज C614, N614. तो आप देख सकते हो नाइट्रोजन एंड कार्बन, यहाँ पे सेम मास नंबर different atomic number. So this is the difference between isotopes and isobars. Isotopes are the atoms of same element and they have same atomic number but different mass numbers. Isobars are the atoms of different elements. They have same mass number but different atomic number. The next thing is isotones. Isotones are the atoms of the elements which have
सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोन्स का आपको ध्यान रखना है, ये वो एटम्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल K1939 और Ca2040। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? दैट इज 39 माइनस 19, ये हो गया 20, 40 माइनस 20, 20। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों में सेम है, सो दीज आर आइसोटोन्स। सिमिलरली H13, this is isotope of hydrogen, that is tritium, and He24, तो ये दोनों हो गए आइसोटोन्स। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज सेम, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 2 2। तो इनमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हैं? सेम है, तो इनको हम कहेंगे आइसोटोन्स। एक और एग्जाम्पल Na1123 Mg1224, तो number of neutrons is 12, number of neutrons is 12, so these are also isotones. The last is isoelectronic species। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जहां पे भी वर्ड आइसो आता है, आइसो का मतलब होता है एक जैसा, सेम। तो आइसो वर्ड जहां पे भी आता है इसका मतलब कुछ सिमिलैरिटी तो होगी, कुछ चीज एक जैसी होगी। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, द स्पेसीज which have same number of electrons are called isoelectronic species, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नियॉन का जो एटम है Na+, Mg2+, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 10। सोडियम में 11 होते हैं, लेकिन Na+ अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये भी 10 हो जाएंगे। इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो इसमें भी 10 हो जाएंगे। तो ये सब क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैं। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज जरूरी नहीं है कि एटम्स या आयंस के केस में हो, मॉलिक्यूल्स के केस में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CO और N2, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन इज 6, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन इज 8, तो टोटल कितने हो गए? 14। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन इज 7, देयर आर 2 नाइट्रोजन एटम्स, so टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 14। सो दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो होप कि आपको ये सारे टर्म्स समझ में आ गए होंगे कि आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज क्या क्या होती हैं, एंड व्हाट इज एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एंड हाउ डू वी रिप्रेजेंट द एटम। So this is all in this lecture. If you have any queries, you can ask your questions in comment box. Thank you very much.